मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जिसे एनसीएफ 2005 कहते हैं, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, डीएलएड, बीएड सेमेस्टर में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें एनसीएफ 2005 के बारे में, तो एनसीएफ 2005 का पहला पॉइंट है विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज एनसीएफ 2005 है। यदि मित्रों आपसे प्रश्न करें विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन है, तो विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज एनसीएफ 2005 है। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है आपके सामने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 का गठन हुआ। यदि हम बात करें किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 का गठन हुआ, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 का गठन हुआ। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है आपके सामने, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति एनसीएफ 2005 ने बताया है। यदि हम बात करें सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति किसने बताया है, तो एनसीएफ 2005 ने बताया है। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है लर्निंग विदाउट बर्डन एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। यदि हम बात करें एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन है। देखिए मित्रों यदि हम बात करें एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, तो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष यशपाल महोदय हैं। देखिए मित्रों यह यूपी टेट की दृष्टि से एकदम याद करने की फैक्ट की बात है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा व्याख्या तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह फैक्चुअल याद करने वाली बात है। चलिए मित्रों हम अगले पॉइंट की बात करें, तो एनसीएफ 2005 रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से प्रेरित है। यदि हम बात करें एनसीएफ 2005 किससे प्रेरित है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से प्रेरित है। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है शांति के लिए शिक्षा एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। यदि हम बात करें एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है, तो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है शांति के लिए शिक्षा। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है आपके सामने, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला का आयोजन एनसीईआरटी नई दिल्ली में हुआ। यदि हम बात करें एनसीएफ 2005 की कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ, तो एनसीईआरटी नई दिल्ली में हुआ। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 ने त्रिभाषा फार्मूला का प्रतिपादन किया। यदि हम बात करें त्रिभाषा फार्मूला का प्रतिपादन किसने किया, तो एनसीएफ ने किया। त्रिभाषा का मतलब क्या होता है, त्रिभाषा का मतलब होता है तीन भाषा, जिसको हम आगे चलकर देखते हैं। मित्रों त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी और तृतीय भाषा के रूप में स्थानीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। देखिए मित्रों त्रिभाषा सूत्र में क्या था कि जो पहली भाषा होगी या हिंदी आपको पढ़ना अनिवार्य होगा, द्वितीय भाषा आपकी अंग्रेजी आ जाती है और तृतीय भाषा के रूप में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देना बच्चों का, यह एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है आपके सामने, एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ता है। देखिए मित्रों इसका क्या मतलब है कि एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत क्या था, जो बच्चे ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ता है। मतलब कि मित्रों जो बच्चे हैं, बच्चे विद्यालय में बाहरी वातावरण से वह ज्ञान लेकर आते हैं। तो एनसीएफ 2005 के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो शिक्षक हो बच्चों के जो ज्ञान प्रदान करे वह बाह्य वातावरण से जोड़कर उसको ज्ञान प्रदान करे, ताकि जो बालक है समाज में रहता है, माता पिता के साथ रहता है और बाहरी वातावरण की दुनिया से जुड़ा हुआ होता है, यदि उसे बाहरी वातावरण की दुनिया से जोड़कर पढ़ाया जाए तो वह चीज़ों को जल्दी समझेगा, जल्दी याद करेगा, जल्दी और पढ़ेगा। चलिए मित्रों हम देखते हैं अगला पॉइंट है बिना बोझ के शिक्षा एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है। बिना बोझ का शिक्षा का मतलब होता है मित्रों बच्चों को ऐसा नहीं है कि मोटी मोटी किताबों से लाद दिया जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो बच्चे हैं, बच्चे बाह्य दुनिया से, बाह्य जगत से वह अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं और बाहरी वातावरण से अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं। यदि शिक्षक उनके इसी बाहरी वातावरण को अपने द्वारा सिर्फ मार्गदर्शित कर दे तो वह चीज़ों को जल्दी समझ लेंगे। तो बिना बोझ की शिक्षा एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं तक की शिक्षा
ऐच्छिक होनी चाहिए। यदि हम बात करें एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं तक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो ऐच्छिक होनी चाहिए। देखिए मित्रों, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। यदि हम बात करें एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो करके सीखने पर बल देता है, यानी कि किसी भी विषय वस्तु को स्वयं प्रयोग करके देखना। इसके द्वारा बच्चे क्या होते हैं, जल्दी सीखते हैं। जब बच्चे किसी भी कार्य को स्वयं करते हैं, स्वयं करने के बाद वे उस कार्य से जो अनुभव प्रदान करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, यह अनुभव उनके मस्तिष्क में बहुत दिनों तक स्थापित रहता है। इससे वह चीज़ों को जल्दी नहीं भूलते हैं। तो इसलिए मित्रों एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें बिना बोझ के शिक्षा का सूत्र का प्रतिपादन 1993 ईस्वी में हुआ। यदि हम बात करें बिना बोझ के शिक्षा सूत्र का प्रतिपादन कब हुआ, तो 1993 ईस्वी में हुआ। यदि हम बात करें एनसीएफ 2005 ने खुली पुस्तकीय परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली का सुझाव दिया था, लेकिन मित्रों इसको अभी तक माना नहीं गया था। एनसीएफ 2005 ने कैसी पुस्तकीय परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली का सुझाव दिया, तो खुली पुस्तकीय परीक्षा प्रणाली का सुझाव दिया था। देखिए मित्रों, एनसीएफ 2005 उत्तर प्रदेश में 2011 में लागू हुआ। यदि हम बात करें एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, तो 2011 में लागू हुआ। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ, तो 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ। देखिए मित्रों, यहाँ से हम आगे कुछ फैक्ट याद करने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे मनोविज्ञान की दृष्टि से। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं। सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। शिक्षा में उत्पादक श्रम अधिगम सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। यदि हम बात करें शिक्षा में उत्पादक श्रम अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने दिया। देखिए मित्रों, संवेदना को अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग कहते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है केरल के एर्नाकुलम जिले से संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई। यदि हम बात करें संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, तो केरल के एर्नाकुलम जिले से शुरू हुई। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है दर्पण चित्र अधिगम अंतरण को मापता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है लिबिडो को मानसिक ऊर्जा का रोग कहते हैं। लिबिडो के बारे में किसने व्याख्या की है, तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने व्याख्या किया है। देखिए मित्रों, खेल खेल के लिए है, किसने कहा है, तो वैलेंटाइन ने कहा है खेल खेल के लिए है। जबकि वहीं पर शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, किसने कहा है, तो रूसो ने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, उस पर जो भी चाहे वह लिखा जा सकता है, रूसो ने कहा है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है शिक्षा में बालक का संबंध शिक्षक विषय वस्तु और समाज से होता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है, अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि का मतलब जो बच्चे दूसरे को द्वारा देखकर सीखते हैं उसे हम अनुकरण विधि कहते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक I.K. डेविस है। जबकि अगला प्रश्न है शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया, तो ब्रूम ने किया शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है आपके सामने भाषा शिक्षण का मूल आधार लिखित और मौखिक होता है। भाषा शिक्षण का मूल आधार कैसा होता है, तो लिखित होता है और मौखिक होता है। अगला पॉइंट है अल्फ्रेड विने के अनुसार बुद्धि ज्ञान आविष्कार और निर्देशों और आलोचना के योग से बनती है। देखिए मित्रों, यांत्रिक बुद्धि को स्थूल बुद्धि कहते हैं। स्थूल बुद्धि का मतलब होता है मोटी बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि का मतलब होता है जो यंत्र के स्वरूप कार्य करें। इसलिए मित्रों यांत्रिक बुद्धि को स्थूल बुद्धि कहते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है बुद्धि का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत क्या है, एक कारक का सिद्धांत है जो कि बुद्धि का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें पर्यटन विधि के जनक कौन है, पर्यटन विधि के जनक मित्रों पेस्टोलॉजी महोदय हैं, इनको कहा जाएगा। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है अन्वेषण विधि खोज विधि के प्रतिपादक कौन है, तो अन्वेषण विधि खोज विधि के प्रतिपादक आपके आर्मस्ट्रांग महोदय हैं। अगला पॉइंट है डॉक्टर एन सेन गुप्ता के नेतृत्व में भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुई। यदि हम बात करें भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई, तो 1916 ईस्वी में स्थापित हुई।
कहाँ स्थापित हुई? तो कलकत्ता में स्थापित हुई। किसके नेतृत्व में स्थापित हुई? तो डॉक्टर एन सेनगुप्ता के नेतृत्व में भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है पाठचर्या अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। कैरिकुलम लैटिन भाषा के रनवे से रूपांतरित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। देखिए मित्रों, जो पाठचर्या है, पाठचर्या अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। और मित्रों, कैरिकुलम जो है यह एक लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो रनवे से रूपांतरित हुआ है। रनवे का मतलब क्या होता है? तो दौड़ का मैदान होता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है समेकित बाल सेवाओं की शुरुआत कब हुई? तो 1975 ईस्वी में समेकित बाल सेवाओं की शुरुआत हुई। समेकित बाल सेवाओं के अंतर्गत मित्रों आपके समावेशी शिक्षा की तरह है, सभी बालकों को एक साथ एक ही विद्यालय में बैठाकर पढ़ाया जाता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1901 ईस्वी में शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ। देखिए मित्रों, प्रिय विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ? तो 1996 ईस्वी में प्रिय विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ हुआ। प्रिय विद्यालय शिक्षा के शुभारंभ में मित्रों आपके एलकेजी यूकेजी के बच्चे, आंगनवाड़ी के बच्चे आते हैं। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें शिक्षा में 3H के प्रतिपादक कौन है? तो शिक्षा में 3H के प्रतिपादक महात्मा गांधी महोदय हैं। 3H का मतलब होता है मित्रों हार्ट, हैंड और हेड, इसे हम 3H कहते हैं। यानी कि मित्रों बच्चा जो है दिल से, दिमाग से और हाथ से कार्य करता है। इसके प्रतिपादक कौन है? तो महात्मा गांधी महोदय हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है पैतृक वंशानुक्रम वंश अवनति नियम के प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने पैतृक वंशानुक्रम वंश अवनति नियम के प्रतिपादन किया। देखिए मित्रों, भाई गीजू भाई, यहाँ पर मित्रों एक छूट गया है, गीजू भाई आपका हो जाएगा। गीजू भाई को मूंछों वाली माँ कहती है। ध्यान दीजिए मित्रों, गीजू भाई को मूंछे वाली माँ कहते हैं। गीजू भाई के शैक्षिक चिंतन का आधार क्या था? तो शिशु शिक्षा है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है गीजू भाई को बाल गांधी भी कहते हैं। गीजू भाई को क्या कहते हैं? बाल गांधी भी कहते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता, प्रमाणीकरण, व्यापकता, विशिष्टता, व्यवहारिकता, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। यदि हम बात करें उत्तम परीक्षण की विशेषताएं कौन है? तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विवेकता, प्रमाणीकरण है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है क्लासिक हीमोफीलिया 80% लोगों में पाया जाता है। क्रिसमस हीमोफीलिया 20% लोगों में पाया जाता है। यदि हम बात करें क्रिसमस हीमोफीलिया कितने प्रतिशत लोगों में पाया जाता है? तो 20% लोगों में पाया जाता है। यदि हम बात करें क्लासिक हीमोफीलिया कितने प्रतिशत लोगों में पाया जाता है? तो 80% लोगों में पाया जाता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के मनोवैज्ञानिक हैं। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं। इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? तो निर्जीव गुड़िया पर किया। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है तरल ठोस सिद्धांत में तरल बुद्धि जन्मजात है, ठोस बुद्धि अर्जित है। देखिए मित्रों, तरल ठोस सिद्धांत में तरल बुद्धि जन्मजात है। इसका क्या मतलब होता है? जब बालक पैदा होता है तो उसकी बुद्धि बहुत कोमल होती है, जिसे हम तरल कह सकते हैं। जब वह बालक बाह्य जगत से जुड़ता है, वह बाह्य जगत के द्वारा वह ज्ञान को प्रदान करता है, तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। वह सभी विषय वस्तुओं के बारे में सीखता चला जाता है, तो उसकी बुद्धि ठोस हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो इस प्रकार मित्रों तरल ठोस सिद्धांत में तरल बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है, और ठोस बुद्धि अर्जित होती है। तो मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।